टुन बेल्स। तुम तो वही हो ना जिसको शिकारी के बच्चे ने पाला है? हाँ, मैं वही हूँ और वो कोई शिकारी नहीं है, वो मेरे पापा हैं। सुना तुम लोगों ने? इसने क्या कहा? वो इंसान इसका पापा है। वो तुम्हारा पिता कभी नहीं हो सकता, बल्कि हमें तो लगता है कि उसने तुम्हें सिर्फ इसलिए पाला होगा कि जब तुम बड़े हो जाओ तो वो तुमको अपना नाश्ता बना सके। टिनटिन और नन्हा सारस पार्ट 2। टिंकू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम एक सारस हो। तुमको अपने झुंड के साथ सैर पर जाना चाहिए और जब तुम उनके साथ आसमान में उड़ोगे तो तुम बिल्कुल सेफ रहोगे। इस पर चिंकू टिनटिन से लिपट गया और टिनटिन ने भी उसे खुद से चिपटा लिया। अगली सुबह फिर से सारसों का झुंड आसमान से गुजर रहा था। जाओ चिंकू, आज तुम अपने झुंड के साथ अपनी असली जिंदगी जीना सीखो। I love you, पापा। I love you too, बेटा। ये कहकर चिंकू फिजा में उड़ गया। काश ये जल्दी वापस आए। मैं चाहता हूँ कि हम तीनों हमेशा साथ रहे, हमेशा। उसी समय एक आदमी जंगल के अंदर ही घूम रहा था। कहाँ है वो? उसे यहीं कहीं होना चाहिए। इस तरफ चिंकू भी अपने झुंड में सब सारसों के साथ उड़ रहा था। सभी सारस अब उस टीले पर कुछ देर रुककर आराम करेंगे। जी मास्टर जी। ये सभी सारस एक टीले पर उतरे तो सभी चिंकू को हैरानी के साथ देखने लगे। तुम तो वही हो ना जिसको शिकारी के बच्चे ने पाला है? हाँ, मैं वही हूँ और वो कोई शिकारी नहीं है, वो मेरे पापा हैं। सुना तुम लोगों ने? इसने क्या कहा? वो इंसान इसका पापा है। वो तुम्हारा पिता कभी नहीं हो सकता, बल्कि हमें तो लगता है कि उसने तुम्हें सिर्फ इसलिए पाला होगा कि जब तुम बड़े हो जाओ तो वो तुमको अपना नाश्ता बना सके। अगर वो मुझे मारना चाहते तो मुझे तुम्हारे साथ कभी नहीं भेजते। दूसरी तरफ जंगल में फिर से शोर मच रहा था। एक और शिकारी आया है, एक और शिकारी आया है। क्या? एक और शिकारी? कुछ ही देर में जंगल के सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए और छिपकर उस आदमी का पीछा करने लगे। उस समय टिनटिन अपने घर रैबिट के साथ आया हुआ था। तभी वो आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। टिनटिन, आप कौन हैं? टिनटिन, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा पिता। ये कहते हुए उस आदमी ने टिनटिन को गले से लगा लिया। बाकी जानवर छिपकर ये सब देख रहे थे। पिछले 1 साल से मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ। शुक्र है कि तुम आज मेरे सामने हो। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। पापा, अब आपने मुझे ढूंढ लिया है ना, अब आप मत रोइए। अब तुम मेरे साथ चलो बेटा, अब मैं तुमको एक जंगली की जिंदगी नहीं जीने दूंगा। तभी रैबिट टिनटिन से बोला, टिनटिन, क्या तुम मुझे और चिंकू को छोड़कर चले जाओगे? पापा, चिंकू मुझे अपना पिता समझता है और रैबिट भी मेरा खास दोस्त है। आप अगर इन दोनों को भी लेकर चलें तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। तभी एक सारस वहाँ पर पहुँचा। टिनटिन, तुम्हारे लिए एक संदेश है। क्या संदेश है? चिंकू अब अपने झुंड में जाकर बहुत खुश है और वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ये सुनकर टिनटिन की आंखों में आंसू आ गए। वो ऐसा कैसे बोल सकता है? तुम हमें अभी उसके पास लेकर चलो। रहने दो रैबिट, अब चिंकू खुश है तो मुझे इस बात का कोई गम नहीं कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। नहीं, अब तो मैं चिंकू से बात करके ही मानूंगा। टिनटिन, तुम भी मत जाओ, यहीं रुक जाओ। टिनटिन, बेटा तुम मेरे साथ चलो, अब मैं तुमको यहाँ नहीं छोड़ सकता। सॉरी रैबिट, मैं मेरे पिता की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मुझे जाना ही होगा। चिंकू से मेरा गुड बाय जरूर बोल देना। ये सुनकर रैबिट अपने बिल में भागा और आंसू बहाने लगा।
टिनटिन भी अपने पिता के साथ जंगल छोड़कर चला गया। बाकी सभी जानवर सिर्फ तमाशाहीन थे। कुछ देर बाद टिनटिन अपने पिता के साथ एक घर में पहुंचा, जहां कई सारे खाली पिंजरे थे। पापा, ये इतने सारे पिंजरे हमारे घर में क्यों हैं? क्योंकि ये मेरा काम है। मैं एक शिकारी हूँ। आप एक शिकारी हैं? शायद आपकी वजह से ही जंगली जानवर मुझे भी शिकारी ही समझते थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। भावनाओं में मत बहो टिनटिन। क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं उस जंगल में कैसे पहुंचा था? बेटा, मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था, जिसमें मुझे 50 तरह के पशु पक्षियों को पकड़कर एक चिड़ियाघर को देना था। लेकिन इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करने के लिए मुझे बहुत समय लग जाता, क्योंकि सभी जानवरों को जिंदा पकड़ना था। इसलिए मैंने तुमको बेहोश करके तालाब के जरिए जंगल में भेजा था, जिससे कि तुम जंगल में रहो और सभी जानवरों के साथ घुल मिल जाओ, उन पर अपना भरोसा बना लो। और फिर जिस दिन मैं तुमको वहां से ले आऊं, तुम हर हफ्ते जंगल में जाओ और अपने साथ 3 नए जानवरों को घर ले आओ, और इस तरह 50 जानवर इकट्ठे हो जाएं। ये सुनकर टिनटिन हैरान रह गया। इसका मतलब है कि आपने अपने काम को अंजाम देने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। अगर मुझे जंगल में जानवर खा जाते तो? बेटा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, और अब तुम्हारे पास भी कोई और रास्ता नहीं है। अब तुम मेरा काम करने में मेरी सहायता करो। मैं ऐसा नहीं करूँगा पापा। तो ठीक है, जब तक तुम हाँ नहीं कह देते, तब तक तुम इस पिंजरे में कैद रहोगे। ये कहकर उसने टिनटिन को भी एक पिंजरे में डाल दिया और उस पर ताला लगा दिया। इस तरफ रैबिट भी चिंकू के पास पहुंच चुका था। चिंकू, क्या हो गया है तुमको? तुम टिनटिन से मिलना नहीं चाहते? इन सारसों ने तुम पर ऐसा कौन सा जादू किया जो तुम इस तरह से टिनटिन को ही भूल गए? ऐसा कुछ नहीं है रैबिट। तो फिर वो खबर? ये हमारे मास्टर हैं। ये टिनटिन के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो बस एक ढोंग है। इनकी बात को झूठ साबित करने के लिए ही मैंने वो झूठी खबर भेजी थी, लेकिन टिनटिन ने यहाँ ना आकर इनकी बात को सच साबित कर दिया। टिनटिन तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा था। उसे लेने उसके पिताजी आए थे, लेकिन वो तुम्हारी वजह से जंगल छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन उसी समय तुम्हारी ये खबर पहुंच गई, तो वो दुखी होकर अपने पिता के साथ जंगल छोड़कर चला गया। ये क्या हुआ? ये सुनकर चिंकू हैरान रह गया। मास्टर जी, मुझे अभी पापा से मिलना है, अभी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हमें अपने साथ हाथी और गेंडे को भी ले लेना चाहिए। हाँ, हम उनको भी साथ ले लेते हैं। सारस का झुंड रैबिट, चिंकू और उनके साथ हाथी और गेंडा भी उनकी मदद के लिए जंगल से निकले। कुछ ही देर में वो उस शिकारी के घर पहुंचे। उन्होंने पाया कि टिनटिन एक पिंजरे में कैद है। चिंकू, पापा, आप इस पिंजरे में क्या कर रहे हैं? मेरे पिता अच्छे इंसान नहीं हैं। वो बस मेरे इस्तेमाल से तुम सब जानवरों को पकड़ना चाहते थे। तुम फिक्र मत करो टिनटिन, अब हम तुमको आजाद कराएंगे। अब हाथी ने ताले को अपनी सूंड में दबाया और पूरा जोर लगाकर उसे घुमाया। ताला कुंडी समेत उखड़ गया। यस! तभी टिनटिन ने गेट खोला और पिंजरे से बाहर निकला। पापा! टिनटिन ने चिंकू को गले से लगाया और दोनों की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। अरे, ये क्या चल रहा है? इतने सारे जानवर! मेरी बंदूक कहाँ है? शिकारी इधर उधर अपनी बंदूक देखने लगा। चलो, हम तुम्हारी कुछ मदद कर देते हैं। ये कहकर सभी सारस उस पर मंडरा गए। उन्होंने उसके सर को नोचा और उसके हाथों को भी बुरी तरह से पंजों से घायल कर दिया। फिर गेंडे ने ऐसी टक्कर मारी कि वो खिड़की से सीधा बाहर निकल गया। तुम जल्दी से मेरी पीठ पर बैठो टिनटिन।
हाथी ने टिनटिन को अपनी पीठ पर बैठाया और फिर वो सभी वापस जंगल के लिए निकल पड़े। जंगल पहुंचकर सभी जानवरों ने टिनटिन का स्वागत किया। अब टिनटिन को सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। रैबिट भी टिनटिन और चिंकू को फिर से पाकर बहुत खुश था। अब गम का साया किसी को भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। अरे तुम लोग जाल में कैसे फंस गए? तभी मंटू और भोला शिकारी सामने आए। इन सबको मैंने ही अपने जाल में फंसाया है नीलू। लेकिन ऐसा आपने क्यों किया भोला भैया? आप तो बहुत अच्छे हो। हाँ, मैं अच्छा ही था, लेकिन तुमने बिना वजह जो मेरे मुन्ना को चोंच मारकर उसकी तबीयत खराब की है, ये मैंने उसी का बदला लिया है। चतुर चिड़िया, दुष्ट शिकारी। नीलू चिड़िया पूरे जंगल में सबसे बुद्धिमान चिड़िया थी। एक दिन सभी पंछी तालाब की ओर पानी पीने जा रहे थे। तभी कबूतर को जमीन पर एक अमरूद नजर आया। अरे वाह, वो देखो मेरा फेवरेट अमरूद। सोनू भैया नीचे मत जाओ, हमारे आसपास अमरूद का कोई पेड़ नहीं है। फिर भला ये अमरूद यहाँ कैसे पहुँचा? मुझे इसमें कोई साजिश लग रही है। अरे किसी जानवर से ये खो गया होगा। ये कहते हुए सोनू कबूतर नीचे उतर गया। वो उस पर चोंच मारने ही वाला था, लेकिन तभी जमीन से जाल निकला और कबूतर उसके अंदर फंस गया। सोनू भैया! तभी पेड़ के पीछे छिपा मंटू शिकारी बाहर आया। अरे वाह, आखिर मैंने तुमको पकड़ ही लिया सोनू कबूतर। मुझे जरूर कुछ करना होगा, वरना सोनू भैया को मंटू शिकारी ले जाएगा। नीलू चिड़िया ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं, तो उसको एक पेड़ नजर आया जिस पर बड़े बड़े पत्ते थे और उन पत्तों से हरा हरा रस निकलकर नीचे जमीन पर टपक रहा था। शिकारी सोनू कबूतर को जाल से निकालने लगा। इतने में नीलू ने वो हरा पत्ता तोड़ा और उसको शिकारी के सर के ठीक ऊपर पकड़कर रुक गई। मंटू शिकारी, जरा ऊपर देखो। क्या है नीलू चिड़िया, मरना चाहती हो क्या? उसने जैसे ही ऊपर देखा तो उस पत्ते से हरा रस उसकी आंखों में टपक गया। उस पत्ते से ऐसा लिक्विड निकलता है जो अगर आंखों में चला जाए तो जलन पैदा कर देता है। मंटू शिकारी अपनी आंख पकड़कर भागा भागा तालाब पर गया और अपनी आंख धोने लगा। इतने में नीलू चिड़िया ने सभी पंछियों के साथ मिलकर कबूतर को आजाद करा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नीलू चिड़िया। जंगल में जब भी कोई संकट आया, हमने एक दूसरे की मदद की। ठीक वैसे ही मैं आप सबसे एक छोटी सी मदद चाहती हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा पल कौन सा लगा। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत मायने रखती है। शिकारी ने जितने में अपनी आंखें धोई, तब तक सभी पंछी वहाँ से जा चुके थे। इस नीलू चिड़िया का कुछ तो करना ही पड़ेगा। भोला भैया मेरे साथ होते तो वो इस नीलू चिड़िया को बड़ी आसानी से पकड़ लेते। मंटू शिकारी अपनी झोपड़ी वापस पहुंचा तो वहाँ उसका जुड़वा भाई भोला शिकारी अपने बच्चे के पालने के पास बैठा उसके साथ खेल रहा था। मेरे मुन्ना, तुम मुस्कुराते हुए बहुत प्यारे लगते हो। उसे देखकर मंटू शिकारी के चेहरे पर खुशी झलक आई। सुबह होने पर मुन्ना के रोने की आवाज सुनकर भोला की आंख खुल गई। अरे क्या हुआ मेरे मुन्ने को? उसने मुन्ना के माथे को छुआ। अरे ये मुन्ना को इतना तेज बुखार कैसे हो गया? भैया, इसको बर्ड फायर हो गया है। ये एक ऐसा बुखार है जो किसी पंछी के चोंच मारने की वजह से होता है। ये तुम क्या कह रहे हो? इसको कौन पंछी चोंच मारेगा भला? कल रात मैंने नीलू चिड़िया को मुन्ना के पास बैठे देखा था। ये उसी का काम है। मैंने उन पंछियों की सोचकर शिकार करना छोड़ दिया था और उन्होंने मेरे ही बच्चे की तबीयत खराब कर दी। अब देखना मैं क्या करता हूँ।
यस, अब आएगा मजा। सोनू कबूतर और उसकी पत्नी कबूतरी अपने घोंसले पर जा रहे थे, लेकिन तभी एक जाल उन पर आ गिरा और वो दोनों घोंसले समेत उसमें फंस गए। अरे ये जाल अचानक कहाँ से आ गया? कुछ देर बाद बुलबुल और उसके बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ और वो भी अपने घोंसले समेत जाल में फंस गए। अब जंगल के सभी पक्षी एक एक करके जाल में फंसते जा रहे थे। इसके पीछे कौन है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। नीलू चिड़िया अपनी सहेली से मिलने पड़ोस के जंगल गई हुई थी। जब वो जंगल पहुंची तो उसने सभी पंछियों को जाल में फंसा देखा। अरे तुम लोग जाल में कैसे फंस गए? तभी मंटू और भोला शिकारी सामने आए। इन सबको मैंने ही अपने जाल में फंसाया है नीलू। लेकिन ऐसा आपने क्यों किया भोला भैया? आप तो बहुत अच्छे हो। हाँ, मैं अच्छा ही था, लेकिन तुमने बिना वजह जो मेरे मुन्ना को चोंच मारकर उसकी तबीयत खराब की है, ये मैंने उसी का बदला लिया है। उसकी बराबर में मंटू खड़ा हंस रहा था। तभी नीलू को शक हुआ ये जरूर उसी की साजिश है। भोला भैया, आप अभी मुझे आपके मुन्ना के पास लेकर चलिए। मुझे बताइए मैंने उसकी तबीयत खराब कैसे की है? अब भोला शिकारी के साथ नीलू चिड़िया उसकी झोपड़ी पर पहुंची तो उसने पाया कि उसको बहुत तेज बुखार है और उसका माथा भी सफेद पड़ा हुआ है। भोला भैया, आप जल्दी से मेरे साथ आइए। मुझे पता है ये किस औषधि से ठीक होगा। नीलू भोला को जंगल में एक जगह लेकर गई। वहाँ एक पेड़ लगा हुआ था और उस पेड़ पर सुनहरा फूल उग रहा था। भोला भैया, इस फूल को तोड़ लीजिए। भोला ने फूल को तोड़ा और वो दोनों वापस झोपड़ी पहुँचे। इस फूल की खुशबू मुन्ना को सुंघा दो। भोला ने वो फूल मुन्ना के मुंह के पास कर दिया और जैसे ही फूल की खुशबू मुन्ना की नाक में पहुंची तो उसका सफेद पड़ा माथा ठीक हो गया और वो हंसने लगा। अरे मुन्ना तो हंसने लगा। भोला ने उसके माथे पर हाथ रखा तो अब उसको बुखार भी नहीं था। तुम्हारा शुक्रिया नीलू, लेकिन मुझे बताओ कि क्या सच में तुमने मुन्ना की तबीयत खराब नहीं की थी? मैं आपको सब बताती हूँ भोला भैया। जंगल के उत्तरी भाग में एक पौधे में सफेद फूल उगता है। उस फूल को तोड़ने के बाद एक दिन धूप में रखा जाए तो वो मुरझा जाता है। उसके बाद उसको पीसकर उसका पाउडर बनाकर उसको माथे पर लगाया जाए तो उसके असर से किसी भी इंसान या जानवर को बुखार आ जाता है और उसका माथा सफेद हो जाता है। मैंने मुन्ना का माथा सफेद देखकर ही अंदाजा लगा लिया था कि इसके माथे पर उसी फूल का उपयोग किया गया है। मुझे पता था कि उस फूल का असर सुनहरे फूल की खुशबू लेने से ही ठीक होता है। तो फिर मुन्ना के माथे पर वो पाउडर किसने लगाया होगा? उस पाउडर को इस्तेमाल करने के बाद कुछ दिन तक उसे इस्तेमाल करने वाले के हाथ भी सफेद रहते हैं। आप इस मंटू के हाथ चेक कीजिए। मंटू, अपने हाथ दिखाओ। भैया, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी भोला ने उसके हाथ को पकड़कर जबरदस्ती देखा तो उसकी हथेली सफेद थी। मंटू, तुमने ऐसा क्यों किया? भैया, मैंने ये सब नीलू को सबक सिखाने के लिए किया था कि आप गुस्सा हो जाए और इसे पकड़कर मार डालें। नीलू को मरवाने के लिए तुमने मेरे बच्चे की जान खतरे में डाली। भोला को बहुत गुस्सा आया और उसने मंटू को रस्सी से बांध दिया और उसके माथे पर वही पाउडर लगा दिया। अरे बाप रे, छोड़ो मुझे, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है भैया। अब तुमको पता चलेगा कि मेरे बच्चे को कितनी तकलीफ हो रही थी। और नीलू, चलो मेरे साथ, जंगल चलो। जंगल पहुंचकर भोला ने सभी पक्षियों को जाल से मुक्त कराया। मुझे माफ कर दो पंछियों। और नीलू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे बच्चे की तबीयत ठीक कर दी, वरना उसे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। भोला शिकारी, तुम बहुत अच्छे हो। भोला अपने घर वापस आया और अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठ गया। भोला भैया, मुझे खोल दो, बहुत तेज बुखार है। अब ये 2 दिन से पहले नहीं खुलेगा। मंटू के रोने की आवाज उसके घर के बाहर तक गूंज कर रह गई।
और भोला खुश होते हुए अपने बच्चे को खिलाने लगा।